खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। उसके सामने अजीब सी सूरत हाल थी। तस्नीम बेगम ने उसे खुद में भींचा हुआ था और वो बेबसी से विजदान को देख रही थी, जो अपनी माँ को इतने अरसे बाद इतना खुश देख रहा था। बस कर दे अम्मा, मेरी बेगम की जान लेगी क्या? उन्हें मुसलसल उसे प्यार करते देखकर वो उन्हें टोक गया तो वो हंस पड़ी। तूने इतनी बड़ी खुशी दी है मुझे, वही मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। ऐसी चांद जैसी दुल्हन तूने मुझे लाकर दी है। उसका माथा चूमते वो जज्बाती हो गई थी। वजदान ने थोड़ा बहुत सच झूठ मिलाकर उन्हें बताया था और वो मान गई थी। वो तो उसे सही वक्त पर उनके आने का पता चल गया था, वरना वो लोग बुरी तरह से पकड़े जाते। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। इन दोनों को बातें करता देखकर वो फौरन से उठकर किचन में आ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। होंठों पर अभी भी उस शख्स का लम्स महसूस हो रहा था। जान लबों पर आ गई थी। जरा सी गुर्बत पर यह हाल था, जब वो हकीकत में करीब आएगा तब क्या होगा? ये सोच आते ही उसकी जान निकली थी। उसके पसीने छूट गए थे। हकीकत में बाहर तस्नीम बेगम वजदान की क्लास ले रही थी, शादी छुपाने पर। मगर उसे सबसे अच्छा ये लगा कि वजदान ने उस पर जरा सी भी आंच नहीं आने दी थी। कुछ देर बाद वो बाहर गई तो वो उनके पास बैठा उन्हें मना रहा था। उसे देखकर तस्नीम बेगम ने उसे अपने आने को कहा तो वो आहिस्ता से चलती उनके बराबर आकर बैठी तो उन्होंने मुस्कुराकर उसे देखा। इसकी वजह से कुछ नहीं कह रही मैं, देख कितनी मासूम सी है ये। जानकर खुशी हुई कि मेरे पोता पोती तुझ पर नहीं जाएंगे, मेरी बहू पर जाएंगे। उसके गाल चटाचट चूमती वो हंसकर बोली तो रिहा को लगा वो शर्म से सर नहीं उठा पाएगी। उफ अम्मा, अभी हमारी शादी हुई है और आपको पोता पोती याद आ रहे? अपनी खफत मिटाने को वो जल्दी से बोला, मुझे नहीं पता, बस सब मुझे जल्दी से खुशखबरी दो। वो बजिद हुई तो वजदान ने नजरें उठाकर उसे देखा, जो सर झुकाए बैठी थी। अब ये बात अपनी बहू से पूछे, मैं तो तैयार हूँ। उसके एकदम पैंतरा बदलने पर रेहा ने झटके से सर उठाकर उसे देखा था। वो क्या बोल रहा था ये? हाय माँ सदके, मेरी बहू क्यों नहीं मानेगी मेरी बात? उसके गाल चटाचट चूमते वो खुशी से बोली तो वो सर झुका गई। जाओ तुम लोग आराम करो, अब मैं भी आराम करूंगी। उसकी शर्म देखते उन्होंने कहा तो वो फौरन से वहां से भागकर अपने कमरे में आई थी। ये अब कौन सा नया तमाशा उसकी जिंदगी में आने वाला था? वो भी सोचों में गुम थी कि दरवाजा बंद होने की आवाज पर उसने चौंक कर पीछे देखा तो सामने वजदान को खड़े पाया। उसके दिल की स्पीड हद से ज्यादा तेज हुई थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? तो कहाँ जाऊं, अम्मा की मौजूदगी में। दूसरे कमरे में तो मैंने सोने से रहा, और वैसे भी शौहर हूं मैं, तुम्हारे साथ सो सकता हूं। उसकी तरफ कदम बढ़ाते उसने कहा तो उसकी जान निकली थी। लेकिन ये तो मजबूरी। शादी शादी होती है रिया, और अब आप मेरी जिम्मेदारी हैं। इस रिश्ते को कबूल कर लें, ज्यादा अच्छा है। उसकी कमर के गिर्द हाथ डालकर उसने एकदम से उसे खींचा तो वो उसके बदले अंदाज पर साकित हुई थी। आप दूर। इससे पहले वो कुछ कहती, वो झुककर उसके लबों को अपने लबों की गिरफ्त में ले गया। और आज के दिन में ये दूसरा झटका था उसके लिए। आजादी मिलते ही वो उससे दूर हुई तो वजदान के माथे पर बाल आए थे। क्या चाहती हो, अपनी जरूरत के लिए किसी और के पास जाऊं? उसके गुस्से भरे अंदाज पर वो सहमी थी और फौरन से नाम इशारा हिलाया था। करीब आओ मेरे फौरन। उसने सख्त लहजे में, पर वो कपकपाते उसके पास आई तो बिना वक्त जाया किए वो उसके चेहरे पर झुका था। मदहोशी से उसके एक एक नक्श को अपने सुलगते लबों से छूता। वो उसे अलग ही दुनिया में ले जा रहा था। रिहा ने मजबूती से उसकी शर्ट को अपनी गिरफ्त में जकड़ा था। वो उसके लबों से होते उसकी गर्दन तक आया था और वहां अपने सुलगते लब रखे थे। उसकी शायरक जो चूमता, वो उसके कंधे पर अपने लब रखकर उसे कपकपाने पर मजबूर कर गया तो उसने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा था। कोई आ जाएगा। उसकी घबराई आवाज वजदान ने उसका परेशान चेहरा देखा। कोई नहीं आएगा। अम्मा को पता उनका पोता पोती को लाने की तैयारी हो रही। उसके बेबाक लफ्जों पर वो शर्म से लाल हो गई थी। तभी उसके सीने में सर छुपाया था। क्या हुआ, शर्म आ रही है? उसके बाल कान के पीछे अड़सते वो झुककर बोला, मगर रिहा से कोई जवाब न दिया गया। उसके लिए तो ये सूरत हाल ही दिल दहलाने वाली थी।
जिन हालात में उनकी शादी हुई थी उनमें इस तरह उसका यूं अचानक अपना हक जमाना उसे समझ नहीं आ रहा था। मगर वो उसे रोक नहीं सकती थी, क्योंकि ये हक तो खुद उसने वजदान को दिया था। अब मुकरने से वो खुद का नुकसान नहीं कर सकती थी। उसे सफ़ीर को भुलाकर एक नए रिश्ते के लिए खुद को तैयार करना था। वजदान आहिस्ता से उसके शोल्डर से गर्दन तक आया था। वो कपकपा रही थी, मगर वजदान को उस पर रहम नहीं आ रहा था। वो उसे यूं ही लिए बेड तक लाया और उसे बेड पर गिराते खुद उस पर हावी हुआ था। उसके शोल्डर के पास से कमीज हटाते वो दीवाना वार वहां अपने सुलगते लब रखते उसे बेहाल कर रहा था, और वो मज़ाहमत करने की भी हिम्मत नहीं रखती थी। इससे पहले वो मजीद कोई गुस्ताखी करता, बजते फोन ने उसे बुरी तरह डिस्टर्ब किया था। उसने फोन निकाल कर देखा तो उसके माथे पर बल पड़े खुद ही गायब हुए थे। वो एकदम से सीधा होकर बैठा था। रिहा ने उसका ये अंदाज बहुत अच्छे से नोट किया था। सब ठीक तो है? सब ठीक है, मुझे अभी जाना होगा, अपना और अम्मा का ख्याल रखना। उसके माथे पर लब रखता वो बिना लम्हे की देरी के वहां से निकलता चला गया तो रिहा को हैरत ने घेरा था, मगर अपनी जान खलासी होने पर उसने शुक्र अदा किया था। मगर उसका ये बदला रवैया उसकी वाकई समझ नहीं आया था। वो तेजी से अपने ऑफिस आया था, जहां सफ़ीर को परेशानी में देखकर उसे बहुत कुछ बुरा होने का डर लगा था। क्या हुआ है इंस्पेक्टर सफ़ीर? सर, कुछ बदमाशों ने रिहा के घर पर हमला किया है। जब तक पहुंचा वो लोग उस जगह को काफी नुकसान पहुंचा चुके थे। उसके फैमिली मेंबर ठीक हैं। उसका दिल अनजाने खौफ से धड़क रहा था। नहीं सर, रिहा के वालिद साहब बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए हैं और अस्पताल में हैं। उनकी हालत ठीक नहीं है, उन्हें होश नहीं आ रहा, और उसकी वालिदा को हार्ट अटैक हो गया है। वो दोनों इतना बोलते वो एकदम चुप हुआ था। वजदान अच्छे से समझता था वो लोग जिस कैफियत से गुजर रहे हैं, मगर उसे परवाह सिर्फ और सिर्फ रिहा की थी। वो कैसे उसे ये सब बताएगा? सिदरा को मैं फिलहाल अपने घर ले गया हूं, मगर सर मैं ज्यादा दिन तक उसे वहां नहीं रख सकता। मैं हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूं रिहा को ढूंढने की। सफ़ीर, तुम मेरी एक बात मानोगे? वजदान के कहने पर उसने सर हिलाया तो उसने गहरा सांस भरा था। तुम सिदरा से निकाह कर लो। देखो, ऐसे दुनिया बातें भी नहीं बनाएगी, और दूसरा कोई नहीं जानता रिहा शम्स कब वापस आए, और अगर आई भी तो क्या ये दुनिया उसे कबूल करेगी? तुम उसे कबूल करोगे? वजदान की बात पर वो गहरी सोच में पड़ गया था। आंखों के सामने वो मासूम सा चेहरा घूमा था जिसने कल से रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। वो तो शुक्र था कल वो उसके साथ थी, वरना वो आदमी उसे ले जाते। उसका सोच कर ही वो इतना परेशान हो गया था। वजदान का मशवरा उसे बिल्कुल ठीक लगा था, इसलिए वो खामोशी से उठकर वहां से चला गया। तभी सबूर अंदर दाखिल हुआ था। सर, वो किंग के ही आदमी थे जो भाभी की तलाश में वहां आए थे, मगर उनके माँ बाप के सिवा वहां उन्हें कोई नहीं मिला, तो काफी तोड़ फोड़ की है उन्होंने। ये तो होना था सबूर, एक ना एक दिन तो अब ही सही। क्या मतलब सर? उसके अजीब से लहजे पर सबूर ने ना समझी से उसे देखा। मतलब किंग को उसे ढूंढना तो था, अब आगे क्या करना है? अब तक गायब होने वाली तमाम लड़कियों के नाम पता करो हर हाल में। उसे हुक्म देता वो वहां से आगे बढ़ गया। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था, और इन फूलों से सजी सेज पर वो मासूम सी गुड़िया अपने शौहर की मुंतजिर थी। उसका दिल डर से सकता जा रहा था। आने वाले लम्हात का सोच कर उसकी हथेली पर पसीना नमूदार हुआ था। तभी दरवाजा खुला था और कोई अंदर दाखिल हुआ था। कदमों की चाप पर उसका दिल उछलकर हल्क में आया था। उसका शौहर उसके पास आकर बैठा और आहिस्ता से घूंघट उठाया था। बहुत हसीन। उसके हाथ थामते वो मदहोशी से बोला तो इस नई नवेली दुल्हन के सर पर धमाका हुआ था, क्योंकि उसका शौहर नशे में था। आप नशा? श्श, कुछ ना बोलो मेरी जान, आज कुछ बोलना नहीं है। उसके लबों पर उंगली रखते वो हौले से हंसा तो उसे लगा वो किसी दलदल में फंस गई है। दूर रहे हमसे, एक हराम चीज पी कर आए हैं, आपको एहसास भी है? उसे खुद से दूर करते वो चीखी तो सामने वाले ने नागवारी से उसे देखा था। ज्यादा बक बक ना कर। उसके खींच कर बेड पर गिराते वो नशे में धुत हर चीज भूल रहा था। उसके होंठों को होंठों में कैद किए वो दीवाना वार उन्हें चूम रहा था, और वो खुद को बचाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। वो शख्स होंठों से सफर करता उसकी शहरक पर रुका था, और फिर आहिस्ता से मजीद झुकता वो उसकी जिप खोल कर रोने पर मजबूर कर गया।
अपने ऊपर उसके हाथ का लम्स महसूस करके वो रो रही थी, मगर सामने वाले को ये आंसू सुकून पहुंचा रहे थे। उसे सिर्फ अपनी ख्वाहिशात से मतलब था। वो दीवानावार उस पर झुका, अपनी शिद्दतें उस पर लुटा रहा था और वो बिन पानी की मछली बनी तड़प रही थी। बेडशीट को मुट्ठियों में जकड़े वो फूट फूट कर रो रही थी। इस चीज की ख्वाहिश तो नहीं की थी उसने। वो शख्स अपने मकसद पूरा करके उठा और एक नजर उसके रोते चेहरे को देखा। अभी तो फिल्म शुरू हुई है, अभी से ये आंसू। खबासत से हंसता उसने एकदम किसी को पुकारा तो दरवाजा खोल कर कोई अंदर दाखिल हुआ। उसके आंसू थमे थे। क्या उसका शौहर, उसका सौदा? वो बेयकीन से आने वाले शख्स को बेलबास होते देख रही थी, जो अब आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा था। उसमें इतनी सकत नहीं थी कि वो चीख सके, मज़ाहमत कर सके। उसका शौहर उसे किसी और के हवाले करते कोने पर रखे सोफे पर आंखें मौंदे लेट गया। उस शख्स ने आहिस्ता से झुककर उसके लबों को अपने लबों से छुआ था और फिर वो एक बार अपनी जात को रोंदने पर गम मनाने लगी थी। वो क्या थी? उसका वजूद ऐसे क्यों रोंदा जा रहा था? उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर क्यों वो इस दलदल में गिर गई थी? क्या कसूर था उसका? वो बेबस थी, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। क्या बिन बाप की बेटियों के साथ ऐसा होता है? उसके आंसू खुश्क नहीं हुए थे, मगर वो होशो हवास से बेगाना हो गई थी। वो मर गई थी, उसे जीते जी मार दिया गया था। वो शख्स अपनी हवस पूरी करके पैसे उस पर फेंकता कब का जा चुका था और वहां बचा था तो उसकी सांसें लेता मुर्दा जिस्म। एक कयामत आकर उस पर से गुजरी थी और अब वो जीना नहीं चाहती थी, मगर वो नहीं जानती थी कि उसके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। आप बहुत जल्दी मेरी बेटी का निकाह कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ 5 साल की है। उन्होंने एक बार फिर अपने शौहर को समझाना चाहा। चुप कर जा नेक बख्त, अपना दामाद कौन सा बड़ा है, वो भी तो 10 साल का है और वैसे भी वो लोग बहुत दौलतमंद हैं। हम एक अरसे से उन्हें जानते हैं, तो बस चुप हो जा। इन लोगों के यहाँ से जाने से पहले निकाह होने दे, वरना कहाँ से पालेंगे बेटियों को। उनकी बात पर वो चुप रह गई। यूं वो छोटी सी बच्ची किसी के निकाह में आई थी। इस बात से अनजान के आने वाले कई साल उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। खामोशी का राज 400 छाया हुआ था। वो भी तस्नीम बेगम को सुलाकर अपने कमरे में आई थी। काफी देर तक वो उससे बातें कर रही थी, उसे वजदान के बचपन के किस्से सुनाती रही थी, जिन्हें सुनकर उसका हंस हंस कर बुरा हाल हुआ था। यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो जल्दी सोने की आदी थी, इसलिए उनके सोते ही वो अपने कमरे में आ गई थी। वजदान अभी तक नहीं आया था। ऐसे में अपने घर वालों की याद उसे बुरी तरह आई थी। कितनी मगन जिंदगी थी उनकी। अपनी सोचों से निकली तो ध्यान उसका सामने रखी वजदान की तस्वीर पर गया था। उसने वो तस्वीर उठाते गौर से देखा। वो बेहद हसीन था कि कोई भी उस पर मर मिट जाता, मगर वो उसका नसीब बना। दिन का मंजर याद आते ही उसके चेहरे पर शर्मगी मुस्कुराहट ने डेरा जमाया था। बेअख्तियार उसके हाथ अपने लबों पर गए थे। जहां उसका लम्स अभी महसूस हुआ तो उसका दिल तेजी से धड़का था। वो ना होकर भी हर जगह था। उसे खुद में वो महसूस हो रहा था। उसका लम्स उसे अपने वजूद के हर हिस्से पर महसूस हो रहा था। उसने आंखें मौन कर उसकी तस्वीर को सीने से लगाया था। चेहरे पर शर्मगी मुस्कुराहट छाई हुई थी, यूं जैसे वो उसके सामने हो। इतना खूबसूरत एहसास उसने आज तक महसूस नहीं किया था, और अब जब ये एहसास महसूस हुआ तो वो उस शहर से निकल नहीं पा रही थी। घड़ी 11 बजा रही थी जब गाड़ी की आवाज पर वो अपनी सोचों से निकली थी। ये आवाज वजदान की गाड़ी की थी। उसने जल्दी से उसकी तस्वीर एक तरफ रखी थी और कुछ आंखें मूंदे लेट गई। कमरे का दरवाजा खुला तो उसका दिल तेजी से धड़का था। वो खुद में इतना हौसला नहीं पाती थी कि उठकर उससे खाने का ही पूछ ले। वो जो थका आया था उसे सोते देख उसको सुकून का सांस लिया था। वो अभी उसे कुछ भी नहीं बता सकता था उसके माँ बाप के मुतालिक। उसे धचका तो इस बात से लगा था कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद इतना कुछ हो गया और उसे पता नहीं लगा। वो पछता रहा था अपनी लापरवाही पर। उससे कैसे इतनी बड़ी कोताही हो सकती है, वो पागल हो रहा था। चेंज करके वो बाहर आया और लाइट्स ऑफ करता अपनी जगह पर लेटा था। उसके यूं पास लेटने पर वो खुद में सिमटी थी। वो उसकी सोचों से यकसर अनजान थी। वजदान ने एक नज़र उसके सोते वजूद को देखा और सिगरेट सुलगाई। दिल में टेसें सी उठी थी।
अगर कोई उसके अंदर झांक लेता जो उसकी परेशानी की वजह समझ जाता, मगर ऐसा अब तक कोई था ही तो नहीं। सिगरेट की बदबू महसूस करके वो शर्म साइड रखती एकदम से उठी थी। आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं? सॉरी, मैंने नींद खराब कर दी। शर्मिंदा होते उसने सिगरेट बुझाई तो वो फौरन से ना में सर हिला गई। आप परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? उसके परेशान होने की वजदान ने गहरा सांस भरकर खुद को कंपोज किया था। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस एक केस की वजह से थोड़ा उलझा हुआ, तुम सो जाओ। इतना कहता वो उठकर कमरे से निकल गया तो उसके बदले अंदाज पर वो चौंकी थी। उसे इस वक्त क्या करना चाहिए था? उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं और क्या नहीं। फिर कुछ सोचकर वो अपनी जगह से उठी और बाहर लाउंज में आई, जहां वो सोफे की पुश्त से सर टिकाए आंखें मौंधे लेटा हुआ था। वजदान, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करें, ऐसे अकेले तो परेशान ना हो। उसके पास बैठते उसने आहिस्ता से अपना हाथ उसके हाथ पर रखा तो उसने सुर्ख आंखों के साथ उसे देखा था। मैं बहुत बेसुकून हूँ रिहा, हद से ज्यादा। अचानक से उसके गले लगते वो बोला तो उसके लहजे में नमी महसूस करके उसका दिल दुखा था। रिहा ने उसके गिर्द अपने बाजू सख्ती से लपेटे तो वजदान ने उसके कंधे पर अपने लब रखे थे। मत हो बेसुकून, देखिएगा सब ठीक होगा, मुझे देखें, मैं भी तो उम्मीद पर जिंदा हूँ। रिहा, उसके लहजे में एक अजीब सी बात थी जिसे सुनकर वो बुरी तरह चौंकी थी। वजदान, क्या इस बात का ताल्लुक मेरे बाबा से है? उसके सीने से हटते वो पूछ बैठी तो कुछ सोचकर उसने उसे सब सच बताने का फैसला किया था। किंग ने तुम्हारे घर पर हमला कर दिया है, तुम्हारे माँ बाप अस्पताल में होश में नहीं हैं और सिद्रा सफ़ीर के घर कल सफ़ीर और उसका निकाह हो जाएगा अगर सिद्रा राजी होती है। उसकी बात पर उसे सकता हुआ था, उसकी वजह से उसके घर वालों के साथ इतना कुछ हो गया था। आंसू उसकी आंखों से रवा हुए थे, दर्द से उसका दिल बेहाल था। रिहा प्लीज हिम्मत करो। उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरे वो अपने लबों से उसके आंसू चुन गया, मगर इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दर्द बहुत था, हद से ज्यादा। वजदान ने उसे अपने सीने से लगाकर उसे रोने दिया था। अगर ऐसा ना करता तो वो पैनिक हो जाती। मैं सब ठीक कर दूंगा रिहा, गुनाहगार को उसके किए की सजा हर हाल में मिलकर रहेगी। बस तुम्हें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा, थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। मेरी बात का यकीन करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आखिर में सब ठीक हो जाएगा, रो नहीं। उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरे वो उसे मुसलसल पुरसकून करना चाह रहा था, जो उसका सहारा पाकर और सिसक उठी थी। वजदान, मुझे इन लोगों से मिलना है प्लीज। अभी वक्त नहीं है रिहा, अभी नहीं। किंग के कुत्ते हर जगह घूम रहे हैं और मैं भी नहीं जानता कि हम लोगों में से कौन उससे मिला हुआ है। हमें हर एक कदम भौंक भौंक कर रखना पड़ेगा। अगर अभी तुम मंजर पर आती हो तो वो तुम्हें फिर से यहाँ से ले जाएगा और हम इस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो कब तक मुझे यूं छुपना होगा? आखिर कब तक मेरे ना मिलने पर उसने देखे मेरे घर वालों के साथ क्या कर दिया? कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनो रिहा। वो सिर्फ कुछ खास लोगों को निशाना बना रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक हर लड़की उसके निशाने पर नहीं है, बल्कि कुछ खास। वो बहुत कुछ कहते कहते रुका था क्योंकि अभी सही वक्त नहीं था। तुम मुझ पर भरोसा करो प्लीज। वजदान के कहने पर उसने सर हिलाया और अपना सर उसके सीने पर रखा था। वजदान ने ऐसे ही उसे अपने बाजुओं में उठाया था और अपने कमरे में आकर उसे बेड पर लिटाया था। खुद दूसरी तरफ आते उसने उसका सर अपने सीने पर रखा और दोनों पर ब्लैंकेट ठीक किया था। वो इस वक्त उसके हिसार में कैद थी, बेबस। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, रख रहा हूं तुम्हारे पेरेंट्स का ख्याल। खुद को बिल्कुल भी उदास नहीं करना और ना अब उन आंखों में आंसू आए। उसकी नम आंखों को अपने लबों से छूते उसने सरगोशी की थी। रिहा ने अपनी बंद लरजती पलकों पर उसका सुलगता लम्स महसूस किया तो उसका गिरेबान मजबूती से थमा था। वजदान ने आहिस्ता से उसके गाल पर अपना सुलगते लब रखे और फिर गाल से होता वो उसकी ठोड़ी को अपने लबों से छूता। उसका हसीन चेहरा देखने लगा जो रोने की वजह से लाल सुर्ख हो रहा था। उसके बंद याकूती लबों पर अपने लबों की मोहर लगाते वो मदहोश सा उसे खुद में कैद कर गया कि उसका लम्स अपने होंठों पर महसूस करके रिहा ने उसकी गर्दन के गिर्द अपने हाथ बांधे थे। वो मदहोश सा उसकी सांसों की खुशबू को खुद में उतार रहा था। उसके लबों को आज़ादी देते उसने मखमूर निगाहों से उसके भीगे लबों को अपने अंगूठे से छुआ था और फिर आहिस्ता से झुककर उसकी शाहरक को अपने लबों से छुआ था।
अपनी उंगली की पोर से उसके चेहरे का एक एक नक्श छूता, वो उसके कान को अपने लबों से छूता, उसका सर सीने पर रखते उसे खुद में छुपा गया। सो जाओ जान, अभी सही वक्त नहीं आया। इतना कहता वो उसे खुद में भींच कर आंखें मूंद गया तो रिहा ने उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाया था। वो कल रात से यहाँ मौजूद थी, एक कयामत थी जो इन लोगों पर आई थी और अब चीज़ें मज़ीद ख़राब होती चली जा रही थी। सफ़ीर की अम्मी बहुत अच्छी थी, उसका बहुत ख्याल रख रही थी, मगर अभी जो कुछ सफ़ीर उसे कह कर गया था उसने उसका दिलो दिमाग झंझोड़ कर रख दिया था। भला वो कैसे अपनी बहन के मंगेतर के साथ शादी कर सकती है? मगर अभी सफ़ीर की अम्मी ने उसे बहुत कुछ समझाया था और अब उसके पास इस रिश्ते को कबूल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कल उसका निकाह हो जाना था उसकी बहन और माँ बाप के बगैर, मगर अब हालात का यही तकाजा था और ये कड़वा घोंट पीना था। वो अभी उन्हीं सोचों में गुम थी जब कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ था। वो एक से संभल कर बैठी तो दरवाज़ा खुला था और आने वाला सफ़ीर था जिसके हाथ में खाने की ट्रे थी। आप? अम्मी बता रही थी कि तुमने खाना नहीं खाया, तो मैं खाना लेकर आया हूँ। सॉरी, बस वो मुझे भूख नहीं थी। शर्मिंदगी से उसने सर झुकाया था। वो लोग पहले ही इन सब के लिए इतना कर रहे थे और वो मजीद उसे परेशान कर रही थी। सॉरी मत बोलो, मैं समझ सकता हूँ आसान नहीं है ये सब कबूल करना। उसके पास बैठते वो बोला तो वो ज़रा सा खिसकी थी। अम्मी ने बताया कि तुम निकाह के लिए राज़ी हो गई हो, तो मैंने सोचा तुमसे कुछ बातें क्लियर कर लूँ। जी। वो महज इतना ही बोल सकी। ये निकाह मैं किसी भी तरह के दबाव में आकर नहीं कर रहा हूँ और जब तुम मेरे निकाह में आओगी तो तुम्हारा वही मकाम होगा जो मेरी बीवी का होना चाहिए। रिहा मेरा माजी थी, मैं उसकी हिफाजत करूँगा, उसे ढूंढूंगा, मगर मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक होगा। मैं पूरी दिली रजामंदी से इस रिश्ते को कबूल कर रहा हूँ और तुमसे भी इसकी उम्मीद रखूंगा। उसकी बात पर वो आहिस्ता से अपना सर झुका गई थी क्योंकि अब बोलने को उसके पास कुछ नहीं बचा था, कुछ भी नहीं। ये मत समझना सिदरा कि मैं माजी में रहकर तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करूंगा। मुझे आप पर यकीन है सफ़ीर, मगर मेरी बहन मेरे बारे में क्या सोचेगी ना, उसके मंगेतर के साथ। वो बहुत कुछ कहते कहते चुप हो गई। वो कुछ नहीं सोचेगी क्योंकि हालात की नज़ाकत का उसे भी अंदाज़ा है। मैं बिना किसी रिश्ते के अपने साथ नहीं रख सकता और अगर तुम्हें अकेला छोड़ा तो किंग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ये खेल बहुत बड़ा और खौफनाक है। यहाँ से निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मेरी बात को समझो और सब भूल कर आगे बढ़ो। उसका हाथ थामते वो नरमी से बोला तो वो सर हिला गई। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था यहाँ से आज़ादी हासिल करने का। मैं समझ रही हूँ, मैं आपके साथ हर कदम पर इस किंग से अपनी बहन को बचाने के लिए मुझे जान भी देनी पड़े मैं दूंगी सफ़ीर, क्योंकि बिना कसूरवार हुए हम लोगों ने बहुत बुरा वक्त देखा है। मेरे माँ बाप अस्पतालों में बिस्तर पर पड़े हैं, मैं बेघर हो गई हूँ और मेरी बहन, मैं नहीं जानती वो इस वक्त कहाँ है, लेकिन मैं हर वक्त दुआ गो रहती हूँ उसके लिए कि अल्लाह उसे सही सलामत रखे और वो जल्द हम लोगों के पास आ जाए। ये कहते हुए उसकी आंखें नम थीं, वो रो रही थी। सफ़ीर ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया था और उसका सहारा पाते वो फूट फूट कर रोई थी। वो बेहिस्सो हरकत बिस्तर पर पड़ी थी और वो दरिंदा उसे नोच खसोट रहा था। आज से यहाँ ये तीसरा दिन था और इन 3 दिनों में उसकी आबरू रेजी हुई थी। उसकी इज्जत की धज्जियां बिखेर दी गई थीं। वो रो रही थी, लेकिन अब तो रोना भी जैसे खत्म होता जा रहा था। वो पत्थर की हो गई थी। उसे ऐसा लगा था उसका शौहर उसका सौदा किए न जाने कहाँ गायब हो चुका था और वो इन दरिंदों के रहमो करम पर थी। वो आदमी अब किसी से इसको बेचने की बात कर रहा था और वो जैसे जैसे इस आदमी की बातें सुनती जा रही थी उसे इस दुनिया के लोगों से घिन आ रही थी।